हेलो साथियों, मैं शिवानी दाइमा आपके साथ डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी करें, आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। महत्वपूर्ण क्लास क्यों? क्योंकि मैं आपको एम लक्ष्मीकांत यानी कि राज्य व्यवस्था आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उससे आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, वही आपको याद रखना। बाकी आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपका एम लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बता दो, जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली थी, मूल अधिकार आपका चैप्टर चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका मूल अधिकार चैप्टर है राज्य व्यवस्था के अंदर। उसी में आपको बता दूं, जो आपको मूल अधिकार पढ़ाने वाली, मूल अधिकार के अंदर आपको मैंने सारा टॉपिक बिल्कुल आपके एक एक क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिसका आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तो आज मैं आपको करवाने वाली मूल अधिकार के अंदर आपका आर्टिकल जो चल रहा था जैसे कि मैं आपको बताता थी, स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में दिया गया है। तो मैंने आपको 19 और 20 कंप्लीट करवा दिया, तो 19 के 6 अधिकार थे वो आपको कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद मैंने आपको 20 का जो आपका कंप्लीट है वो करवा दिया था। उसके बाद जो 21 आपका अधिकार है, 21 मूल अधिकार है, उसके अंदर आपको अनुच्छेद 21 अनुच्छेद उसमें आपका दिया हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, आज पूरी क्लास इसी क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे समझते चलेंगे। मूल अधिकार आपको मैंने चैप्टर डाला हुआ, इसी में आपका याद रखना कौन सा चल रहा था। तो स्वतंत्रता का अधिकार वही हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फर्स्ट पॉइंट आपका, यानी कि मैंने 6 अधिकार जो बताए थे। सेकंड पॉइंट आपका अपराध के लिए दोष सिद्ध पाए जाना, वो आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 21, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना आपको अनुच्छेद 21, यहाँ पर आपको पॉइंट डाला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद, यहाँ पे आपको डालना। प्लीज पॉइंट टू पॉइंट डालते रहना, पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पॉइंट हेडिंग आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको पॉइंट बहुत धीरे धीरे समझाते चलूंगी। प्लीज कुछ आप लिखते चलना, कुछ मैं आपको बोर्ड पे लिखती चलूंगी, ठीक है ना, नोट के तौर पे बनाते चलना। तो आपको बता दो, सबसे पहले अनुच्छेद 21 में घोषणा क्या की गई है? तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि द्वारा स्थापित, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, उससे यानी कि आपका वंचित किया जा सकता है, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आपको ये भी डालना, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता दूं कि कुछ आपके ऐसे मामले होते हैं, कुछ केस होते हैं जिनके अंदर आपको अनुच्छेद को यानी कि संशोधन करके कुछ अलग बातें कही जाती है। तो इनके मामले में सबसे पहले आपको पढ़ना है गोपालन मामला। गोपालन मामला 1950 के बारे में, 50 में अनुच्छेद 21 के बारे में क्या विशेषता दी गई थी? तो आपको प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था दी गई कि लोगों को मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध अधिकार है विधानमंडलीय कार्यवाही के विरुद्ध नहीं।
याद रखना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट शायद आपको समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक बार लिख के उसके बाद पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो याद रखना, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है, इसके अंदर आपका क्या गया है, ऐसा इसलिए है, आपको ये बता दूं, ऐसा इसलिए है कि क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत, याद रखना अनुच्छेद 21 यानी कि भारत के अंदर अनुच्छेद 21, सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं अनुच्छेद अपने भारत के कोई भी आपका अनुच्छेद ले सकते हैं, प्रक्रिया ले सकते हैं, उसकी तुलना अमेरिका से करते हैं। अमेरिका से क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, सबसे बड़ी उभरती इकाई के रूप में माना जाता है। वही आपको बात करते हैं, सबसे पहले जो संविधान था वो भी अमेरिका के द्वारा लिखा गया था, तो इसलिए हम उससे तुलना करते चलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको वहीं से तुलना करनी है। तो याद रखना 21 में अभिव्यक्ति दी गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका की संविधान, अमेरिका की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भिन्न है, स्थापित प्रक्रिया से भिन्न है। अब आपको बता दूं किस प्रकार भिन्न है, ये आपको शायद हर वैसे पॉइंट में समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आया तो फिर मैं आपको समझा दूंगी। तो याद रखना, आपको सबसे पहले देखना है कि प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको बहुत बता दूंगी डिटेल में कि कौन कौन से पॉइंट बताए हैं, सारा बहुत अच्छे से समझाते चलूंगी, जो आपका डेली मरने के रूल में भी आपका जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अधिकार। तो बात करने वाले तो याद रखना, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाता है, अन्यथा नहीं, कि विधि द्वारा यानी कि कानूनी तरीके से, ठीक है ना, कानूनी तरीके से। वही अगर हम चर्चा करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रसिद्ध, प्लीज ये आपका नोट के तौर पर डालते चलना, गोपाल मामला 1950 के बारे में चर्चा करते हैं। तो गोपाल मामला 1950 में अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई थी कि लोगों को मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध, ये आपका मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध अधिकार है, विधानमंडलीय कार्यवाही के विरुद्ध नहीं, समझते हैं, यानी कि जो मनमानी कार्यवाही होती है उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया, विधानमंडलीय यानी कि जो सरकार की प्रक्रिया विधानमंडलीय कार्यवाही, उसके विरुद्ध ऐसा नहीं है। अब आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं, इससे पहले आप ये समझ लेना कि इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो राज्य है उसे आपका कानूनी तौर पे इस सब कार्रवाई के विरुद्ध कानून के तहत कानून बना के किसी प्रकार से विरुद्ध के तहत अधिकार दिया जा सकता है, कानून के अधिकार कि अगर ऐसा होगा तो उनके लिए कानून बनाया जा सकता है, उनकी बात सुनी जा सकती है, तो उसके लिए कानून लाया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि अमेरिका की विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा विधिवत, ये अलग थोड़ा पॉइंट लिखिए, विधिवत प्रक्रिया है, विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया, ये आपको दोनों अलग अलग है ना। ये तो आपको हो गई कि विधि द्वारा, ये आपका प्लीज यहाँ पर अंडरलाइन लगा लेना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको हो गई कि विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। तो दोनों प्रकार से अलग है। अमेरिका के संविधान लिखा हुआ है कि विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया, वहीं आपके भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको इस प्रकार से समझना, ठीक है। गोपाल मामला था 1950 का था, उसमें व्यवस्था दी गई थी कि लोगों को जो है कार्यवाही, जो आपको मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध का अधिकार है, लेकिन विधानमंडलीय नहीं। इसका मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि राज्य को जो है प्राण की या दैहिक स्वतंत्रता के रूप में कानून बनाकर उनका अधिकार ले उनका बात सुन सकती है कानून के तौर पे। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 जो भारत के अंदर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वही अमेरिका के संविधान में विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रकार आपको समझना है। उसके बाद हम अगले बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद एक और मामला हुआ था, मैन का मामला, बहुत प्रसिद्ध रहा था, जिसके बारे में आपके लिए किस प्रकार के अधिकार दिए गए थे। मैन का मामला आपको पढ़ना है। सारे पॉइंट टू पॉइंट प्लीज नोट के तौर पे बनाते चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक अगर आप पढ़ेंगे, आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बुक से ही आप उठा के ला रही हैं जो भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो याद रखना, आपको बता दूं, बस प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी के लिए शेयर कर देना, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो आपको बता दूं, मैं बात करने वाली हूँ मैन का मामला 1978। मैन का मामला 1978 हुआ था, याद रखना, आपको डालना मैन का मामला 1978 में उच्चतम न्यायालय ने
उच्चतम न्यायालय ने, याद रखना, उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले में दी गई व्यवस्था को पलट दिया। पलट किस प्रकार दिया, याद रखना, दिया, और अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था दी गई कि लोगों को मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध अधिकार ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय कार्यवाही के विरुद्ध भी अधिकार है। अब आपको ये किस प्रकार समझना है, तो यहीं से आपको पता चल गया कि बिल्कुल पलट दिया गया था जो आपकी व्यवस्था दी गई थी, ये आपको किस प्रकार पलटा गया था, ये भी आपको पूरा मैं क्लियर बता दूंगी। तो याद रखना, कहा गया था कि जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21 आपका पढ़ा जाता है संविधान के अंदर, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि मैन का मामला होता है। सबसे पहले आपको गोपालन मामला बताया था, जिसमें कहा गया था कि लोगों को, याद रखना, मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध ही अधिकार है, बल्कि विधानमंडलीय कार्रवाई के विरुद्ध नहीं। वही आपका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है उसका, याद रखना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैन का मामला 1978 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि लोगों को जो है, याद रखना, मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के तहत मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध अधिकार नहीं बल्कि विधानमंडलीय कार्रवाई के विरुद्ध भी अधिकार है। आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हो कि विधानमंडलीय न्यायालय ने प्राण की दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए और विस्तार को बढ़ा दिया था, यानी कि विस्तार ही बढ़ा दिया गया था। वही याद रखना, आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्लीज आपको यहाँ पे शायद आ नहीं पाएंगे, लेकिन याद रखना, मैन का मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा, याद रखना, शायद आप लिख लेना, वैसा आपका है, उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसला को दोबारा स्थापित किया और निम्न अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए। 21 के तहत दिए गए उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। याद रखना, इधर मैं देख लेती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, तो हम धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैन का मामला हुआ था, उसमें लोगों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए थे। बहुत लंबी लिस्ट, आपको कम से कम 31-32 के आसपास आपके अधिकार हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट डालते रहना, थोड़ा मैं आप लिख दूंगी, जो आपके रह जाएंगे आप लिख लेना, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लिखना है। सारे कॉपी में प्लीज रख लेना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कभी भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, आपके मूल अधिकार याद रखना। आम लोगों की जो आप तैयारी नहीं करें, आम लोगों के भी हैं, उनको भी जानने की जरूरत होनी चाहिए आपके अपने अधिकारों को, ठीक है ना। तो आपको बता दूंगी, यहाँ पे पॉइंट डाले ना, मैन का मामला उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निम्न अधिकारों की घोषणा की गई। एक एक पॉइंट डालते रहना, पॉइंट टू पॉइंट डाल के याद रखना। फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का
जीने का अधिकार। वही आपको सेकंड पॉइंट डालना है, सॉरी, प्रदूषण वातावरण मुक्त प्रदूषण मुक्त वातावरण, सॉरी, प्रदूषण मुक्त वातावरण व शुद्ध जल उपलब्ध होने का अधिकार, ठीक है ना। अधिकार आप लिखते रहना। अगला आपका हो जाएगा यहीं पे जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको हो जाएगा निजता का अधिकार, अगला आपको हो जाएगा आश्रय का अधिकार, नेक्स्ट आपको लिखना है 6 पॉइंट में प्रतिष्ठा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। 8 पॉइंट आपका हो जाएगा, याद रखना, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा। अगले यहाँ पे डालेना कोई नहीं। 9 पॉइंट देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अगला आपको हो जाएगा 11 पॉइंट के अंदर यहीं पे डाल लेना कि विदेश यात्रा करने का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, उचित इलाज का अधिकार। वही आपको 13 पॉइंट डालना, जो आपके रेडिंग में आपको बोल के बता दूं, आप लिखते रहना। अगला पॉइंट आपको डालना निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। अगला पॉइंट आपको डालना सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। शायद आपको यहीं तक दिख पा रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आपके जो रहेंगे याद रखना, मैं आपको बोल बोल के बता दूंगी, ठीक है। तो हम चर्चा करने वाले थे, याद रखना, बैंक का मामले में किस प्रकार की अनुच्छेद 21 के बारे में कितने अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। तो आपको जो आपके रह गए एक बार आपको यहाँ तक बोल के बता देती हूँ। प्रदूषण मुक्त वातावरण में शुद्ध जल की प्राप्ति का अधिकार, सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है सूचना का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, या आपका प्रतिष्ठा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार, या आपका देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अगला आपको हो जाता है 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, या आपका दोषी द्वारा न्यायालय से अपील का अधिकार। वही अगला आपका हो जाता है बार कोर्ट्स के विरुद्ध अधिकार, अवसर का अधिकार, अवसर का तो अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, अवसर का अधिकार। वही आपका कैदी के लिए जीवन की रक्षा का अधिकार, जीवन की रक्षा के लिए अधिकार, या आपका अकेले कारावास में रहने के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रकार के बहुत सारे के अधिकार हैं जो आपके अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कि और मैं आपको बोलती हूँ वो भी आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अकेले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकेले कारावास में रहने के विरुद्ध अधिकार,
वही आपका अगला हो जाता है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी सुनवाई का अधिकार। या आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको मैंने एक बार बोल के बता दी, जो मैंने आपको बोलती वो भी आप लिख लेना। वैसे बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं आपके। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय, सबसे अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ सुरक्षा एवं यानी कि आपका अच्छा व्यवहार करने का अधिकार। तो ऐसे अधिकार बहुत सारे अनुच्छेद 21 के अंदर दिए गए, ठीक है ना। वही आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो याद रखना अनुच्छेद 21 क के बारे में। अनुच्छेद 21 क क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, तो याद रखना अनुच्छेद 21 क के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना के तहत यह अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक, वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा प्राप्ति। अब आपको ये देखना है कि जो आपका अनुच्छेद कौन सा संशोधन हुआ था, किस वर्ष संशोधन हुआ था, कब ये व्यवस्था दी गई थी और सबसे पहले कब दी गई थी, ये मैं आपको बता दूं। तो पहले आप थोड़ा लिख लेना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले अगर आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा के अधिकार के पक्ष में जो आपका सबसे पहले व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के द्वारा कब की गई थी, तो याद रखना 1992। प्लीज लिखते रहना नोट के तौर पे। 1992 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे पहली बार शिक्षा के अधिकार के तहत कुछ आपका व्यवस्था की गई थी, जिसमें आपका कहा गया था, तो ये आपको बता दूं कि किसी भी स्तर पर जिसमें व्यवसायिक, किसी भी स्तर पर शिक्षा प्राप्त हो सकती है, जिसमें व्यवसायिक जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियर आदि प्रकार के व्यवसायिक शामिल हो सकती है शिक्षा। वही आपका 1993 में फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपनी व्यवस्था को 1992 व्यवस्था को पलटकर कहा गया था कि मूल जो आपकी शिक्षा होती है उसका अधिकार दिया जाएगा। 1992 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था की गई थी। लेकिन मेन पॉइंट अनुच्छेद में कब जोड़ा गया था संविधान में और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो याद रखना आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको याद रखना है, सबसे इंपोर्टेंट यह व्यवस्था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा दी गई, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इससे पहले भी आपको ये भी देखना है कि इससे पहले भी यह व्यवस्था, याद रखना इससे पहले भी यह व्यवस्था, आपको बता दूं भाग 3 के अनुच्छेद 45 के अंदर, सॉरी अनुच्छेद भाग 4 होता है वो, तो याद रखना अधिकार, इससे पहले की यह व्यवस्था भाग 4 के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्राप्ति। लेकिन आपको बता दूं, लेकिन जब सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था किसी प्रकार की जो अवश्य है आपके तहत ऐसा यानी कि न्यायालय में किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता थी, कानूनी व्यवस्था नहीं थी। अब कानूनी व्यवस्था
न्यायालय के द्वारा कानून व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। अब न्यायालय द्वारा कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है, है। इसी के साथ आपको बता दूं जो अनुच्छेद क्या 21 क्या जोड़ा गया था शांति का अधिकार, सॉरी शिक्षा का अधिकार 2002 में, वही आपका याद रखना। इसी के साथ 51 के मूल कर्तव्यों में मौलिक कर्तव्यों में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ, मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह जोड़ा गया कि सभी को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करवाए। ठीक है ना, आपको दिख नहीं होगा तो मैं बोल के बता दूंगी, एक बार देख लेती हूँ क्योंकि आपको बार बार देखना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाती चलूंगी इसी क्लास के अंदर, तो याद रखना अनुच्छेद 21 क्या के तहत यह अधिकार दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये आपका कौन सा आर्टिकल, कौन सा संशोधन हुआ था इससे पहले मैंने आपको बताया था, प्लीज वो भी लिख लेना कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले शिक्षा के पक्ष में न्यायालय के द्वारा कब व्यवस्था की गई थी, तो 1992 के अंदर सर्वप्रथम, ये आपको याद रखना है, 1992 में सर्वप्रथम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि शिक्षा जो है व्यावसायिक तौर पे हो सकती है, यानी कि जैसे चिकित्सक इंजीनियर के तौर पे अधिकार दिया गया था 1992 में। वही अगर हम मूल अधिकार के अंदर नहीं जोड़ा गया था, ये आपको 86 संविधान संशोधन होते हैं, ये भी आपका रखना। 1993 में फिर इसको पलट कर कहा गया था न्यायालय के जो आपकी सुनवाई की गई थी न्यायालय के द्वारा कि मूल जो शिक्षा है उसका अधिकार दिया जाएगा। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 21 क्या जो जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, कहा गया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। वहीं आपको देखना है कि यह व्यवस्था इससे पहले भी व्यवस्था जो थी भाग 4 के 45 अनुच्छेद 45 में भी दी गई थी, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था का कोई अनिवार्यता नहीं दी गई थी, यानी कि कानून व्यवस्था नहीं है कि नहीं होगा तो ये इस प्रकार की कानून व्यवस्था हो सकती है, उसके तहत इस प्रकार कानून व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस आपका संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल में ये कानून व्यवस्था रखी गई थी। और वहीं आपको ये समझना है कि इसी के साथ साथ एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था 51 के अंदर, मौलिक कर्तव्य में भी एक कर्तव्य जोड़ा गया था जिसके द्वारा कहा गया था कि सभी माता पिता को एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है ना, इस प्रकार आपको समझना बहुत अच्छी से आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज कर लेना, नोट के तौर पर बना लेना। ठीक है ना, अगली आपको मैं बता दूं इसके बाद हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो आगे आपको बता दूं, आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका आरटीआई यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो आपका अधिकार है वो अधिनियम कब लाया गया था, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो याद रखना अनुच्छेद 21 के अनुसार में ये आपको लिखना है, ए के अनुसार यानी कि ए के तहत याद रखना अनुच्छेद 21 के तहत संसद ने बच्चों के लिए याद रखना 6 से 14 वर्ष तक की कम से कम उनको मूल्य आपकी व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, तो रखना के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब लाया गया था ये भी आपको बता दूं। तो आपको लिखना राइट आरटीई, राइट टू एजुकेशन होता है ना, आरटीई तो याद रखना। ठीक है, 2009 में अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया, और कहा गया कि सभी बच्चों को याद रखना,
किस प्रकार की आप कह सकते हैं कि क्वालिटी जो आपके विद्यालय होते हैं जिसमें आपको सभी प्रकार की व्यवस्थाएं लागू होती है, तो संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाले, वो संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली, समुचित गुणवत्ता वाली आप समझते हैं तो याद रखना, समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा, पूर्णकालिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक स्थान पर, औपचारिक स्थान का मतलब समझते हो, यानी कि किसी प्रकार का विद्यालय हो जो आपका सरकार के द्वारा बनाया गया हो, तो उसमें किसी भी बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। एक ऐसे औपचारिक विद्यालय में अनिवार्य परिपाटियों के तहत शिक्षा प्रदान हो, विद्यालय में अनिवार्य परिपाटियों के तहत विद्यालय में अनिवार्य परिपाटियों के तहत शिक्षा प्राप्त हो। एक बार आपको बोल के बता दूं, शायद आपको लाइन समझ में नहीं पाएगी, तो याद रखना अनुच्छेद 21(a) के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया था। अधिनियमित करने का कारण क्या था कि सभी बच्चे जो उनको समान प्रकार से, याद रखना आपका 6 से 14 वर्ष की, याद रखना 14 वर्ष तक की आयु को आपको लिखना जरूर, अधिनियमित किया, और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के 14 वर्ष तक के बच्चों को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली, याद रखना, संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक शिक्षा कैसे औपचारिक स्थान पर, जहां पे सभी के लिए औपचारिक परिपाटियों का यानी कि अनिवार्य परिपाटियों के तहत शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे स्थान में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, सभी के लिए, ठीक है, निःशुल्क तौर पे। तो याद रखना, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अधिनियम आपको याद रखना, आर्टिकल आपको याद रखना, समझना, संशोधन आपको याद रखना, सबसे पहले कब व्यवस्था की गई थी ये भी आपको याद रखना, तो सभी आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लो। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, आपका अनुच्छेद 21 कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। तो अनुच्छेद 22 जो किस प्रकार की व्यवस्था देता है, क्या अनुच्छेद 22 के द्वारा कहा गया है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो याद रखना। अनुच्छेद 22 के बारे में, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अनुच्छेद 22 लोगों को गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखना, सुरक्षा किसको प्रदान करता है, ये मत कहना कि उन्होंने केस किया उनको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, तो इस प्रकार का मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, तो याद रखना, निरोध से संरक्षण प्राप्त करता है, वही आपको समझना, प्रदान करता है। हिरासत दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब आप कहोगे वो दो प्रकार की हिरासत कैसे हो सकती है, हिरासत का यानी कि आपको अलग से एक लोगों को अलग रखा जाए, एक लोगों को अलग रखा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको बता दूं कि हिरासत दो प्रकार की होती है, एक होती है दंड विषयक और एक होती है आपका निवारक। दंड विषयक एवं निवारक, ठीक है। पहले के बारे में बात करते हैं, दंड विषयक हिरासत। दंड विषयक हिरासत क्या, तो आपको बता दो, दंड विषयक हिरासत में लोगों को, दंड विषयक हिरासत में अदालत में व्यक्ति का गुनाह साबित हो गया है
हो गया हो और स्वयं भी स्वीकार कर लिया गया हो। निवारक के बारे में बात करते हैं तो निवारक यह व्यवस्था है यह व्यवस्था है जिसमें लोगों को पुराने अपराध के लिए दंडित ना करके भविष्य में ऐसे दंड करने से रोकने के लिए अतः यह व्यवस्था शक के आधार पर होती है, शक के आधार पर है। अब आपको बता दूं, शायद एक बार देख लूं कि यहाँ तक दिख रहा नहीं दिख रहा है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बताने वाली थी अनुच्छेद 22 जो है लोगों को गिरफ्तारी के विरुद्ध में, तो याद रखना अनुच्छेद 22 लोगों को गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है, आपका संरक्षण प्रदान करता है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो याद रखना कि हिरासत दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन सी होती है? दंड विषयक होती है निवारक। दंड विषयक के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दंड विषयक हिरासत में अदालत में व्यक्ति का गुनाह साबित हो चुका है या फिर उसे खुद भी काबुल कर लिया है, अदालत के द्वारा से साबित कर चुका है, उसका गुनाह हो चुका है, तो याद रखना इस प्रकार के लोगों को दंडित किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं निवारक कानून के बारे में, तो निवारक कानून यह व्यवस्था है, सेकंड पॉइंट के तौर पर डालना है कि सेकंड व्यवस्था जो है निवारक यह व्यवस्था है जिसमें लोगों को पुराने अपराध के लिए, याद रखना पुराने अपराध के लिए दंडित ना करके भविष्य में ऐसे अपराध करने के लिए रोकने से है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो याद रखना अतः आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, इस प्रकार की निवारक जो व्यवस्था है वो शक के आधार पर की जाती है। ठीक है ना, एक बार फिर से आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो 21 है, अनुच्छेद 22 में है दंड एवं गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त किया गया है। इसमें दो प्रकार की हिरासत की बात की गई है। एक आपका दंड विषय वो होती है जिसमें लोगों का गुनाह साबित हो चुका, अदालत के द्वारा गुनाह साबित कर दिया गया, खुद के द्वारा गुनाह कबूल कर लिया गया है, तो उसको दंडित किया जाना। वही निवारक की बात करते हैं, निवारक में व्यक्ति के पुराने गुनाह के लिए उसको दंडित ना करके भविष्य से गुनाह करने से रोकने के लिए दंडित किया जाता है। और याद रखने आपका इस प्रकार कह सकते हैं कि ये शक के तौर पर की जाती है। ठीक है ना, अब हम चर्चा करने वाले हैं ये हेडिंग जरूर डालते रहना कि कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आपका निवारक, कौन सा आपकी हेडिंग है, तो याद रखना। अनुच्छेद 22 में 22 के दो भाग हैं। दो भाग हैं, एक आपका साधारण कानूनी व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं। याद रखना, बहुत डिटेल में बताऊंगी कि साधारण कानूनी व्यवस्था के तहत किस प्रकार का अधिकार दिया जाता है। और वही आपका याद रखना साधारण कानूनी मामले से संबंधित दूसरा आपका याद रखना निवारक कानून मामले से संबंधित। अब आपको सबसे पहले समझना है फर्स्ट पॉइंट, साधारण कानूनी मामले से संबंधित। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं साधारण कानूनी मामले के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको अधिकार किस प्रकार की दी जाती है, ये आपको बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो याद रखना अधिकार किस प्रकार की दी जाती है। गिरफ्तार किया है उसे प्राप्त अधिकार, उसे निम्न अधिकार,
अब पॉइंट आपका निम्न अधिकार अनुच्छेद 22 के अंदर, ये भी आपको समझना है, यहाँ पे डालेंगे, सॉरी, अनुच्छेद 22। अब आपको बता दो, फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि 24 घंटे में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना, की किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, याद रखना, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना, सूचना देने का अधिकार, अधिकार। अब आपको वही आपको बता दूं कि विधि का उपयोग करना है, याद रखना, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, 24 घंटे में सम्मुख, 24 घंटे में, याद रखना, यात्रा के समय को मिलाकर, मिलाकर याद रखना, सॉरी, पेश करने का अधिकार, करने का अधिकार। अब लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है फोर्थ पॉइंट, कि दंड अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, मजिस्ट्रेट दंड अधिकारी, याद रखना, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट, यहां तक आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहाई का अधिकार, ठीक है ना, मैं आपको बोल के बता दूं, नहीं दिख पा रहा हो तो रिहा करने का अधिकार। अब आपको बता दूं कि किस प्रकार, एक बार देख लेते हैं, नहीं दिख पा रहा होगा शायद, तो मैं आपको समझा दूंगी, बोल के बता दूंगी, ठीक है, थर्ड पॉइंट तक आपको दिख रहा है। तो अनुच्छेद 22 के तहत दो भाग दिए गए, दो भाग किस प्रकार के, तो आपका साधारण कानूनी व्यवस्था हो जाता है, दूसरा आपका निवारक कानूनी मामले। तो सबसे पहले आपको समझना है कि साधारण कानूनी मामले, अनुच्छेद 22 के द्वारा साधारण कानूनी मामले के व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसको किस प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको हो जाता है कि याद रखना, जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना का अधिकार, कि आपको, मुझे ऐसा, मेरा क्या गुनाह है, मैंने क्या ऐसा गुनाह किया, तो उसकी मुझे सूचना मिलनी चाहिए कि इसके आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस प्रकार का अधिकार होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड अगर आपकी बात करते हैं तो याद रखना, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार। आप ये कहेंगे विधि परामर्श, तो आपको अपने लिए किसी वकील को, क्लाइंट को, यानी कि वकील को प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई वकील रख सकते हैं अपने पक्ष में, ठीक है ना, तो जिसे कहते हैं विधि व्यवसाय से परामर्श, यानी कि वकील रखकर उससे परामर्श लिया जाना है, उसके द्वारा केस लड़ा जाना आपका, और प्रतिरक्षा का अधिकार। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में, मजिस्ट्रेट यानी कि दंड अधिकारी जो होता है, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में, या आपको जो भी है समझ लेना, ठीक है ना, तो यात्रा के समय को मिलाकर पेश करने का अधिकार। वही फोर्थ पॉइंट आपको हो जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के, यानी उनका निरोध, उनका जो आपका अपराध था वो सिद्ध नहीं हो पाया, उनका कोई अपराध नहीं है, तो उन्हें 24 घंटे में रिहाई का अधिकार, ये भी आपको समझना, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले सेकंड पॉइंट, तो याद रखना, सॉरी, आपको साधारण कानूनी था, और एक आपका हो जाएगा दंड कानूनी, सॉरी, दंड विषय कानूनी, ठीक है ना, क्योंकि निवारक तो आपका साधारण में आ जाता है। याद रखना, ये जो व्यवस्था थी सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है, प्लीज पॉइंट के तौर पे डाल लेना, ये व्यवस्था जो थी भारतीय लोगों को प्राप्त है, सिर्फ ये विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट के तौर पे आपको याद रखना है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त व्यवस्था। वही अगर हम चर्चा करने वाले दूसरे भाग के बारे में, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें
आवश्यक कानून मामले के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें निम्न अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, अधिकार भी आप लिख लेना और ये भी आपको हेडिंग के तौर पर डाल देना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर हम लिखते हैं तो याद रखना, व्यक्ति को हिरासत में 3 माह से अधिक नहीं रख सकते। ये भी आपको डालना है कि यह व्यवस्था भारतीय एवं विदेशी दोनों लोगों के लिए, दोनों प्रकार के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अब आपको डालना है, व्यक्ति को 3 माह से अधिक तक 3 माह से अधिक तक हिरासत में नहीं रख सकते। जब तक कि सुरक्षा बोर्ड द्वारा उचित कारण ना दिया जाए। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना, अगर नहीं भी लिख रहा हो तो मैं आपको बोल के बता रही, बहुत अच्छे से पॉइंट के तौर पे लिखते चलना। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है, निरोध के आधार पर संबंधित व्यक्ति को बताया जाना। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना। ये उसी प्रकार का है, बताया जाना। वही आपका थर्ड पॉइंट इसके अंदर हो जाता है। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि, यहां तक नहीं दिख रहा हो शायद तो मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है ना, आप लिख लेना। यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश पर विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सकता है, यानी कि उसके द्वारा किसी भी सुरक्षा बोर्ड के द्वारा उसे उपलब्ध कर दिया गया कि इसका विरोध जो आपका गुनाह साबित नहीं हो पाए, तो उसको प्रकार है, उसका अधिकार मिला हुआ है कि उसको रह के जानी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको फिर से समझा दूं, जैसा कि आपको उसमें तो थोड़ा मिला जुला, थोड़ा अलग हो जाएगा। ये आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो पहली व्यवस्था दी गई थी पहले भाग में अनुच्छेद 22 के में, वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए थी और ये भारतीय तथा विदेशी दोनों लोगों के लिए। ठीक है, इस प्रकार समझना है। वही अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि व्यक्ति को 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि सुरक्षा बोर्ड के द्वारा उचित कारण ना दिया जाए कि हाँ भाई ये कारण है इसको इससे अधिक रखने का, कि इसको जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तो इस कारण को साबित नहीं कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार का कारण ना दिए जाने तक 3 माह से अधिक नहीं रख सकते। वही सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया जाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति का निरोध किया गया, यानी क्या उसका अपराध है वो उसको संबंधित व्यक्ति को अवश्य बताया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि जो आपका निरोध में रखा गया व्यक्ति, उसे यह अधिकार है कि उसका गुनाह काबिल साबित ना होने पर उसे प्रतिरक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि उसे रिहा कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना है 44 संविधान संशोधन के द्वारा कुछ व्यवस्था की गई थी। तो 44 संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सुरक्षा बोर्ड की सलाह के 3 माह से 2 माह कर दिया गया।
कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं हुई है। यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं हुई है। लागू नहीं हुई है। अभी भी अवधि 3 माह है। 3 माह है। अब आपको मैं समझा दूं, याद रखना कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 माह से अधिक तक गिरफ्तारी में नहीं रख सकते। तो ये अवधि जो थी 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अवधि को, निरोध की अवधि को 3 माह से घटाकर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि बिना सुरक्षा बोर्ड की सलाह के घटाकर, याद रखना 3 माह से 2 माह कर दिया गया था। लेकिन ये व्यवस्था अब तक लागू नहीं हो पाई है। अब भी जो मूल अवधि है 3 माह ही रखी जाती है, ठीक है ना, निरोध की अवधि। बस ये आपको व्यवस्था की थी, बस आपको इतना याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं संविधान के हिरासत मामले में 2 प्रकार की जो आपकी विरासत की व्यवस्थाओं से 2 प्रकार विभक्त कर दिया जाता है। एक आपको संसद को दे दी गई थी, एक आपको विधानमंडल को। यानी कि सार्वजनिक तौर पे जो आपके किसी भी प्रसिद्धि का या पक्ष का बात होगा तो वो विधानमंडल की प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, और संसद की प्रक्रिया के द्वारा आपका वहीं पे हो सकता है कि निवारक निरोध कानून, इस प्रकार के कानून किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ पॉइंट बताने वाले, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बस लास्ट पॉइंट यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्लियर नहीं करेंगे। तो याद रखना, निवारक निरोध कानून में जिन्हें संसद द्वारा बनाया जाता है, निवारक निरोध कानून की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। निवारक निरोध कानून बने थे कुछ। आपको निवारक निरोध कानून के बारे में अगर बात करते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए थे, सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको हो जाता है निवारक निरोध अधिनियम 1950 बना था। लेकिन आपको साथ ही में याद रखना कि समाप्त कब हुआ था। तो निवारक निरोध कानून 1950 जो था बनाया गया था, उसको 1969 में समाप्त कर दिया गया था। सेकंड जो आपको हो जाता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 बनाया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 बनाया गया था। ये आपको लिखना, समाप्त कब किया गया था, तो उसमें 1978 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। फिर से एक बार आपको पहला बता दूं, प्लीज नोट के तौर पे लिख लेना कॉपी में। अगर आपको नहीं लिखना तो मैं आपको एक बार बोल के बता दूं। तो निवारक निरोध अधिनियम यहाँ पे लिख लेना, निवारक 2-3 अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 1969 में समाप्त कर दिया, समाप्त। याद रखना 1900, ये आपको ये भी देखना है कि कब समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बना था, सुरक्षा अधिनियम 1971, इसे 1978 में समाप्त कर दिया। उसके बाद आपको बना था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। शायद आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा, अधिनियम 1980 बना। तो उसके बाद अगला आपको हो जाता है, अगला आपको बनाया जाता है चोरा बाजारी निवारण आवश्यक मुक्त, यानी कि चोरा बाजारी से निवारण जो, और उससे आवश्यक मुक्त कानून जो बनाया गया था अधिनियम, वो आपको 1995 में लाया गया था। उसके बाद आपको तीनों चार, बस 4-5 आपके हो जाते हैं, वो आपको कानून याद रखने। निवारण जो संसद के द्वारा बनाए गए थे। स्वास्थ्य औषधि से संबंधित कानून बनाया गया था, स्वास्थ्य औषधि से संबंधित आपका स्वास्थ्य औषधि आपका आपातकालीन स्वास्थ्य से संबंधित 1998 में कानून बनाया गया था। उसके बाद 1988 में। उसके बाद अगला आपको हो जाता है आतंकवाद निवारण, सिर्फ ये आपका लिख लेना कि आतंकवाद निवारण अधिनियम जो बनाया गया था वो आपका 2004, सबसे पहले 1997, फिर उसके बाद आपका हो जाता है 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित किए गए थे। आपका जो निवारक आतंकवाद से निरोध कानून जो था वो किस में आपको बता दूं, 1997, 2004, 2008, 2012 और 2016 तथा 2019 तक संशोधित किए गए थे, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार के निरोध कानून याद रखने में, ज्यादा नहीं, आप स्क्रीनशॉट के तौर पे रख लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। नहीं भी आया तो फिर से आपको बता दूं, 2 बार मैंने आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। एक बार आप जो भी आपके भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि मैं आपको बताता, वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीआर, आपका यूपीएस, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एम लक्ष्मीकांत की राज व्यवस्था से किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको जो एम लक्ष्मीकांत, आप अगर खुद पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लैंग्वेज होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उसी को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ थोड़े थोड़े टॉपिक के अंदर। तो आज हमने जो क्लियर किया है, याद रखना आपको, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 22 तक वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, तो वो अगली क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। बस आज क्लास में इतना रखते हैं, धन्यवाद।